आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हड़प्पा वासियों की सामाजिक भिन्नताओं के बारे में। क्या कोई ऐसा वर्ग था, ऐसा कोई वर्ग विभेद था कि उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग था? ये सभी बातें, ये सभी बिंदु हमें कहाँ से पता चलते हैं? पुरातत्ववेताओं ने खुदाई में जो साक्ष्य प्राप्त किए उनके आधार पर, उन बिंदुओं के आधार पर, उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बताया कि समाज जो है वो दो वर्गों में विभक्त था। यानी आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं उनमें थी कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे वो व्यक्ति अपना जीवन किस आधार पर व्यतीत करते थे, उनका रहन सहन कैसे था, इस आधार पर। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं, चलिए, सामाजिक भिन्नताओं पर। इसमें आता है सबसे पहले सामाजिक जीवन। हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन का मतलब रहन सहन, उनका खान पान, ये सभी दशाएं कैसी थी? तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है सामान्य जीवन। दो भागों में इसको विभक्त किया है। पहला आता है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन का अनुमान कैसे लगाया कि व्यक्ति जो है सामान्य जीवन व्यतीत करते थे? यहाँ खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली है, दैनिक जीवन की वस्तुएं जो व्यक्ति उपयोग में लाता था, यानी प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं के आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि एक वर्ग सामान्य वर्ग था जो इन वस्तुओं का उपयोग करता था। इनमें क्या क्या वस्तुएं आती हैं? जैसे है चक्कियाँ, आटा पीसने की चक्कियाँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं मृद भांड की, मृद पात्र की, ये भी बहुत अधिक संख्या में मिले हैं, यानी कि ये सामान्य वस्तु थी और इनका उपयोग जो है वो सामान्य व्यक्ति किया करते होंगे। इसके अलावा सुइयां हैं, इसके साथ साथ झावा। झावा क्या होता है? ये है बर्तन साफ करने का जो उपकरण होता है, जो भी प्रचलन में है। उसी तरह का पत्थर का या सामान्य मिट्टी के बने हुए ये वस्तुएं, और इन्हीं वस्तुओं के आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि एक वर्ग ऐसा था जो दैनिक जीवन की वस्तुओं को उपयोग में लाकर अपना सामान्य जीवन निर्वाह करते थे। दूसरा जो वर्ग आता है वो आता है विलासी जीवन। विलासी का मतलब क्या है? विलासी का मतलब है ऐशो आराम का जीवन। उच्च वर्ग यानी जो धनी वर्ग है, जिसके पास पैसा है, या यहाँ सुख सुविधाओं से इसका अंदाजा लगाया गया, जिसके पास अधिक सुख सुविधाएं हैं वो विलासी जीवन की श्रेणी में रखा गया। इसमें बात आती है कौन कौन सी वस्तुएं ये निर्धारित करती है कि एक वर्ग ऐसा था जो कि विशेष या ऐशो आराम की जिंदगी जो है वो व्यतीत करता था, यानी एक उच्च वर्ग था समाज का। इनमें वस्तु मिली है, जहां उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो एक नाम आता है फयोंस का। अब ये फयोंस क्या भला है? फयोंस जो है एक मिट्टी या बालू रेत के अंदर कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाकर या रंग मिला करके उसको पका करके उस पदार्थ जो तैयार होता उसके मृदपात्र बनाए जाते थे। यानी अब इससे जो मृदपात्र बनाए गए, जो बर्तन बनाए गए, उसमें कोई ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि कोई सुगंधित पदार्थ, जैसे डीओ मान लो, आज के संदर्भ में अगर कहें परफ्यूम मान लो, या फिर कोई ऐसा सुगंधित तेल हो सकता है, यानी कि सुगंधित वस्तु जो है, सुगंधित पदार्थ जो है वो फयांस से बने बर्तनों में रखा जाता था। अब ये स्पेशल कैसे थे? इनका अनुमान कैसे लगाया गया? क्योंकि इनको बनाना मुश्किल था, कठिन था, अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी, ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। यहाँ इससे अनुमान लगाया गया कि जो उच्च वर्ग था हड़प्पा सभ्यता का, वो इनका उपयोग किया करते थे। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ आती है सोना की। सोना यानी गोल्ड, जो आज भी क्या है,
एक कीमती वस्तु है, एक कीमती धातु है, और उसी के आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि जहाँ से सोना मिला है, सोना जो है वो सारा का सारा मिला है अभी तक संचय से। अब संचय शब्द का क्या अर्थ है? संचय क्या है कि आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में लोग जो हैं धातु को, सोना चांदी, उसको जमीन में गाड़ दिया करते थे। सुरक्षित रखने के लिए उस कीमती धातु को जमीन में गाड़ दिया करते थे। तो वही सिस्टम सोना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। तो वो एक संचय से मिला है, यानी कि घड़ों को जमीन में गाड़ दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से, उनको सुरक्षित रखने की दृष्टि से, और बाद में उसको वहीं से ही प्राप्त किया गया है। तो यहाँ बात आती है सोना। तो जिन बस्तियों से, जिन स्थानों से जहाँ से भी सोना मिला है, तो इससे अनुमान ये लगता है कि हड़प्पा वासी जो थे उसका एक वर्ग था जो विलासी जीवन व्यतीत करता था, जो उच्च वर्ग था, उसके पास अधिक सुख सुविधाएं थी। तो ये यहाँ बात आती है दो वर्गों की, सामान्य जीवन की और विलासी जीवन की। अब समाज की जो भिन्नताएं हैं, आर्थिक भिन्नताएं और सामाजिक भिन्नताएं, और उसका कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? एक तो उनके जीवन के बारे में हो गया, लेकिन दूसरा और ऐसा क्या बिंदु है जिसे अनुमान लगाया जाए कि उनका, हड़प्पा वासियों का जो जीवन है वहाँ विभेद था उच्च और निम्न वर्ग का। तो यहाँ एक बिंदु आता है शवाधान। शवाधान की प्रक्रिया कैसी थी? सामान्य लोग जो थे वो किस तरह से शवों को दफनाते थे या संस्कार करते थे, और उच्च वर्ग के जो लोग थे उनकी क्या प्रथाएं थी? तो यहाँ सबसे पहला बिंदु आता है पिरामिड। पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध, ये आपको पता है कि पिरामिड हमने पढ़ा है, ये है मिस्र के, कि मिस्र में पिरामिड यहाँ की विशेषता रही है मिस्र की। तो यहाँ पर क्या था कि राजाओं को दफना दिया जाता था और उसके ऊपर पिरामिड का निर्माण, यानी कि शंक्वाकार आकृति के उनको चिनाई कर दी जाती थी, चुनाई करके उसको बना दिया जाता था, और जहाँ शव रखा जाता था उसी के साथ साथ कुछ कीमती वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं जो थी वो इनके साथ में दफना दी जाती थी। ये माना जाता था कि मरने के बाद ये इन वस्तुओं का उपयोग करते होंगे। तो वही मिस्र की जो सभ्यता है उसकी और हड़प्पा सभ्यता की, इनकी आपस में सिमिलरिटी है कि जिस तरह से मिस्र में पिरामिड मिले, वस्तुएं मिली खुदाई के दौरान, वही सिस्टम था, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर। हड़प्पा वासी, उनके जो शवाधान मिले हैं वो गर्तों में मिले हैं। यहाँ गर्त शब्द का अर्थ आता है गड्ढे, गर्त शवाधान, यानी कि गड्ढे खोद करके वहाँ पर शवाधान किया जाता था। और उनके साथ में कुछ ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनके साथ में कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसे मनके हैं पत्थर के बने हुए, या फिर उनकी आवश्यकताओं की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो साथ में दफन की गई थी। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु आता है, ये हो गया पिरामिड। दूसरा आता है यानी कि आभूषण। इसके साथ साथ में शवों के साथ साथ में क्या क्या वस्तुएं मिली है? जैसे आभूषण मिले हैं तांबे के बने हुए, मनकों के बने हुए। माना जाता है कि ये मृत्यु के बाद इनका इस्तेमाल करते थे, इनकी आत्मा जो है उसका यूज करती थी। इस तरह की मान्यता के आधार पर आभूषण जो हैं वो मिले हैं इन गर्तों से, और इन गर्तों के ऊपर कहीं कहीं उनके ऊपर चुनाई कर दी गई है ईंटों से। यहाँ जो भिन्नता है कि कहीं पर तो बहुत अलग तरीके से चुनाई की गई है, कहीं उसको बहुत डेकोरेटेड किया गया है। तो इसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ विभिन्नताएं थी, यहाँ एक सामाजिक और आर्थिक अंतर था। दूसरा आता है मृद भांड या मृद पात्र। गर्तों से ये भी मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, मृद पात्र मिले हैं। सुविधा के हिसाब से उनके शवों के साथ उनको दफनाया गया। अगला आता है दर्पण। हड़प्पा से एक तांबे का दर्पण भी मिला है, हड़प्पा से तांबे का दर्पण मिला है।
तो यानी कि ये अपना जीवन जो है इन चीज़ों का उपयोग करते थे अपने जीवन में, तो ये भी यहाँ से मिला है। तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है हड़प्पा का कब्रिस्तान। हड़प्पा में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहाँ पर एक शव है, उस शव की खोपड़ी मिली है और उस शव के पास में मनके जो हैं वो अधिक संख्या में मिले हैं, माला मिली है, आभूषण यानी जैस्पर के बने हुए हैं, शंख के वहाँ पर 3 छल्ले मिले हैं, इनसे हड़प्पा से, उस कब्रिस्तान से। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो आभूषण के शौकीन थे या फिर इनकी ये उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च श्रेणी के लोग थे। इनकी एक प्रथा थी कि यहाँ पर शवों के साथ में इन वस्तुओं को दफनाया जाता था। अगला आता है युगल शवाधान। युगल का क्या मीनिंग होता है? युगल का यहाँ अर्थ है स्त्री और पुरुष, यानी महिला तथा पुरुष का एक साथ संस्कार, पुरुष का एक साथ शवाधान, एक साथ शवाधान। यानी कि ये कैसे, इसका अनुमान जो है वो इस आधार पर लगाया गया कि खुदाई के दौरान गर्तों से, उन गड्ढों से, उन कब्रिस्तानों से स्त्री और पुरुष दोनों के आभूषण मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ युगल समाधियाँ हुआ करती थी, युगल शवाधान हुआ करता था। ऐसा लोथल से मिला है, कालीबंगा से भी मिला है और इसके साथ साथ हड़प्पा से भी ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अब अगला बिंदु आता है, ये हो गया शवाधान। अब शवाधान की पद्धतियाँ क्या थी? पद्धतियों का मीनिंग यहाँ विधियाँ क्या थी, किस तरह की परंपराएं थी, ये तो मोटे तौर पर बात हो गई जो जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर। लेकिन 3 तरह की पद्धतियों का, 3 तरह की विधियों का, 3 तरह की मेथड का यहाँ पर उपयोग किया जाता था शवों का संस्कार करने में या शवों को दफनाने में। तो सबसे पहला बिंदु आता है पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान का यहाँ मतलब है कि शवों को गर्तों में, गड्ढों में उनकी आवश्यकता के अनुसार जो वस्तुएं होती थी उनके साथ उनको दफना दिया जाता था, उसे कहा गया पूर्ण शवाधान। 2 नंबर पे यहाँ बात आती है आंशिक शवाधान की। आंशिक शवाधान क्या था कि जो भी शव हुआ करते थे उनको पहले मृत्यु के बाद उनको पहले जंगलों में छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या है उनको जानवर खा लेते थे और जो हड्डियों के अवशेष बचते थे उन अवशेषों को जमीन में बाद में गाड़ दिया जाता था। ये दूसरी विधि थी, ये एक विधि थी दूसरी शवाधान की, हड़प्पा वासियों की, जो हमें पुरातत्ववेता बताते हैं, साक्ष्य के रूप में हमें मिलती है। अगला तीसरा बिंदु जो है वो आता है शव दहन, जो अभी प्रचलित है ही। शव दहन यानी कि शव का दाह संस्कार करना। तो यहाँ हम प्रश्न की बात करते हैं कि किस तरह का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो एक प्रश्न तो यहाँ ये बनता है कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक भिन्नताएं कौन कौन सी थी, या फिर किस आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा वासी जो थे वहाँ उच्च और निम्न वर्ग की भिन्नता थी। अगला छोटा प्रश्न ये भी बन सकता है कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था, किन 2 वर्गों में विभक्त था, शवाधान की प्रक्रिया कैसी थी, ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो सारांश यही है कि जो हड़प्पा वासी हैं उनका समाज जो है वो वर्गों में विभक्त था, एक उच्च वर्ग था और एक शायद निम्न वर्ग रहा होगा या साधारण वर्ग जो है वो रहा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसके नोट्स बनाइए और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले बिंदु की। अगला बिंदु हमारा है हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन सत्ता। हमने समाज के बारे में पढ़ लिया,
अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन हमने कर लिया। अब ये यहाँ प्रश्न उठता है कि इतनी सुव्यवस्थित बसी हुई ये बस्तियाँ, ये सभ्यताएं, यहाँ के विकसित उद्योग धंधे और सफाई व्यवस्था इतनी उन्नत श्रेणी की यहाँ पर थी, तो ये सभी संचालित करने के पीछे क्या कोई प्रशासन था? ये अनुमान कैसे लगाया जाए या कैसे लगाया गया कि इसको संचालित कौन करता था? तो ये किस आधार पर ये संभावनाएं बनती है जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं? पहला इनका जो बिंदु है प्रशासन में, पहला बिंदु है ईंटें। कैसे अनुमान लगाया गया? तो ईंटें, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात जो है, ईंटों का अनुपात सभी जगह रहा है 4:2:1, यानी कि जम्मू से लेकर के, भारत की अगर बात करें तो जम्मू से लेकर गुजरात तक, इसके साथ साथ पूरे लगभग हड़प्पा क्षेत्र के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के सभी केंद्रों के अंतर्गत ईंट की जो लंबाई है वो 4 में, यानी चौगुने में भाग में, उसकी जो चौड़ाई है वो दुगने में, और उसकी मोटाई जो ईंट की मिली है वो है 1 इकाई, यानी कि 4:2:1 में सभी ही जगह हैं एक ही श्रेणी की ईंटें मिली है। अब ये ईंटें जो है ये कहाँ से मंगाई जाती थी? जैसे अपने भट्टे होते हैं, ईंट भट्टे, एक जगह पर ईंटें तैयार होती है, फिर उनकी सप्लाई होती है, तो क्या कोई ऐसे स्थल थे, केंद्र थे जहां ईंटों को बनाया जाता, उनको पकाया जाता और फिर सभी जगह सप्लाई किया जाता, या फिर अपने ही क्षेत्र में ईंटें जो है वो तैयार होती? ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये है कि ईंटों का जो अनुपात है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वो सभी जगह एक जैसी है। तो ये माना जाता रहा है कि कोई न कोई प्रशासन या सत्ता अवश्य रही होगी यहाँ पर जो इसको संचालित करती थी। इतनी सुनियोजित बसी हुई बस्तियों को, इस सभ्यता को संचालित करने में कार्य करती थी। अगला है बाट, और आता है मृद पात्र या मृद भांड। बाट जो है पत्थर के बनते थे, क्वार्ट्ज के बनते थे, जिस सेल खड़ी के बनते थे। ये सभी पत्थर जो, ये पत्थरों से जो भी बाट बने हैं उनकी इकाई भी सेम थी। 2 तरह के बाट थे जिसमें एक था निम्नधारी, दूसरा द्विधारी। उसमें एक अनुपात वाले थे जो हमने अध्ययन किया, 16:64 में थे, और दूसरे जो हैं वो 2, 4, 6 इस संख्या में बाट थे। तो सभी ही जगहों से जो बाट मिले हैं उनका अनुपात भी एक ही है, सामान्य तौर पर एक जैसा ही है। अगले अगर मैं बात करूं बिंदु की, तो वो आते हैं मृद पात्र। लगभग सभी मृद पात्रों की, मृद भांडों की एक जैसी बनावट यहाँ देखने को मिलती है। इसी के आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि कहीं न कहीं कोई सत्ता, कोई प्रशासन रहा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के बस की ये बात, या एक अगर समाज मिलकर ये काम करे तो शायद ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी सभ्यता जो है एक जैसी रहे। तो इसके लिए कहीं न कहीं कोई न कोई प्रशासन अवश्य काम करता होगा। अगला आता है विशाल दीवारें और चबूतरे। हमने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो में, लोथल में रक्षा प्राचीर बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में दुर्ग हमने पढ़ा, दुर्ग बना हुआ था, दुर्ग के चारों ओर रक्षा प्राचीर बनी हुई थी। उसके अलावा एक निचला शहर भी था, और निचला शहर जो है उसको इतने व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, और सबसे पहले नीचे उसमें प्लेटफॉर्म बनाया गया, चबूतरा बनाया गया, और चबूतरा जो है उसको बनाने में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता थी। तो इतने बड़े स्तर पर जब उसको बनाया गया, नगर का खाका तैयार किया गया, उसका नक्शा तैयार किया गया, तो क्या एक व्यक्ति या एक समुदाय या एक समाज इतने बड़े क्षेत्र का इस तरह सुनियोजित नियोजन कर सकता है? इस बात को लेकर यहाँ मतभेद है। तो माना जाता है कि कहीं न कहीं कोई सत्ता, कोई प्रशासन
कोई राजा रहे होंगे इन सभी के व्यवस्था के पीछे। अब अगला जो बिंदु आता है वो है बस्तियों का कच्चे माल के स्रोतों के समीप होना। जैसे लोथल, नागेश्वर हमने पढ़ा, बालाकोट हमने पढ़ा। यहाँ पर जो धातु हमें मिलती थी या जो कच्चे माल यहाँ से हमें प्राप्त होता, जैसे लोथल एक बंदरगाह के रूप में था, वहाँ से कच्चा माल। राजस्थान में हम खेतड़ी की बात करें तो यहाँ से हमें तांबा जो है उस समय हड़प्पा वासी जो है वो प्राप्त करते थे और वहाँ तांबे से औजार बनाते थे या आभूषण बनाते और फिर उसका निर्यात भी किया जाता था, यानी कच्चा माल वहाँ से प्राप्त करते थे। तो बस्तियाँ जो है वो मोस्टली है कच्चे माल जहाँ से उनको मिलता था उसी के नज़दीक बसी हुई थी। तो क्या एक समुदाय ने जाकर के वहाँ पर बस्ती बसा ली, या कोई राजा महाराजा या कोई प्रशासन कोई रहा होगा, इसकी पुष्टि जो है वो पुरातत्वविद करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कौन से ऐसे अवशेष मिले हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो में एक भवन मिला है, बड़ा भवन मिला है मोहनजोदड़ो में, और इस भवन के अंदर एक मूर्ति मिली है पत्थर की बनी हुई। मोहनजोदड़ो में पत्थर की एक मूर्ति मिली है जिसे कहा गया है पुरोहित राजा, जैसा कि मेसोपोटामिया में होता था। मेसोपोटामिया में जो मूर्तियां जो मिली है उनके आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर कोई राजा का शासन था और उस राजा को पुरोहित राजा कहा गया, जो शासन सत्ता की मुख्य कड़ी थी, अहम कड़ी थी, वहीं से पूरा प्रशासन चला करता था। तो उसी के आधार पर हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का भी अनुमान लगाया गया उस मूर्ति को देख करके। उस राजा की मूर्ति यानी उस पुरोहित राजा की मूर्ति की उसे संज्ञा दी गई है कि कहीं न कहीं यहाँ पर राजाओं का शासन था जो पूरी सत्ता को संचालित कर रहा था, तभी इतनी सुव्यवस्थित ये सभ्यता जो है फली फूली। अब यहाँ पर बात आती है कि एक ही शासन सत्ता थी या फिर अलग अलग, यानी कि पूरी हड़प्पा सभ्यता एक ही थी या फिर अलग अलग थी। ये प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसका अनुमान कैसे लगाया गया? इसका अनुमान इन्हीं आधारों पर, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हड़प्पा में देखने को मिली वही मोहनजोदड़ो में उसी में ही है। जैसे ईंटों का अनुपात देखें, बाट देखें, मृदपात्र देखें, मृदभांड देखें, दीवारें देखें, इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर स्रोतों को देखें, तो सभी इन दोनों में बहुत अधिक समानताएं देखने को मिलती है। इन दोनों में अलग अलग नहीं, ये इन दोनों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में समानताएं देखने को मिलती है। के स्थलों में या इसको यूं कहें में समानता देखने को मिलती है। यहाँ अलग अलग विद्वानों के, पुरातत्वविदों के अलग अलग मत हैं और यहाँ एक विद्वान का नाम आता है, एक पुरातत्ववेता का नाम आता है जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। इन सभी के आधार पर स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों को एक विस्तृत क्षेत्र की जुड़वा राजधानियां कहा है, कि जुड़वा राजधानियां कहा है। ऐसा माना गया है कि स्टुअर्ट पिगट महोदय ने ये माना है सभी समानताओं को देख करके कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिली है। इसका मतलब दोनों एक ही राजा के द्वारा
संचालित होती थी। उनका प्रशासन किसी एक ही राजा के द्वारा, एक ही पुरोहित राजा या एक ही शासन सत्ता के आधार पर इसका संचालन होता होगा। इसीलिए स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत क्षेत्र की जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी है। अतः यह संभव है, ये माना गया है कि हड़प्पा में कोई न कोई यहाँ पर सत्ता अवश्य थी, कोई न कोई केंद्रीकृत सत्ता या राजा का शासन यहाँ पर अवश्य रहा होगा। तो आप जो चाहें इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।